नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा परसों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 2018-19 में जारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताते हुए अविलंब रोक के लिए आदेशित कर दिया। सामान्य प्रक्रिया थी, सरकार ने कुछ अपने मन की कोर्ट को असंवैधानिक लगा, कोर्ट ने रोक लगाई। परंतु मित्रों, इससे जो तथ्य सामने आए वो बड़े गंभीर थे। तथ्य ये कि 20,000 रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड की कोई भी डिटेलिंग नहीं रखी गई। इस इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त रकम को सूचना के अधिकार के अधिनियम से परे बताया गया। तो सवाल ये उठता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या मतदाता करदाता को ये जानने का अधिकार नहीं कि ये पार्टियों के पास पैसे कहां से आ रहे हैं? क्या ये लोकतांत्रिक था? किन लोगों ने पैसे दिए, वो पैसे किस प्रवृत्ति के थे, किस प्रकृति के थे, क्या ये जानने का आम जनता को अधिकार नहीं? ये एक यक्ष प्रश्न था। इसके अलावा जो फंडिंग हुई उसका क्या उपयोग हुआ, किस मद में हुआ, किस लिए हुआ, क्या ये जानने का अधिकार करदाता और मतदाता को नहीं? कई ऐसे गूढ़ प्रश्न थे जिन पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने विचार किया और 4 सदस्यीय खंडपीठ ने एक मत होके ये निर्णय लिया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, क्योंकि इसके पीछे काले धन को वाइट करने की मंशा है। इसके पीछे उस फंडिंग को इलेक्शन में दुरुपयोग करने की संभावनाएं ज्यादा थी, जिसका कहीं कोई लेखो जोखा नहीं था। छोटी छोटी बात पे ईडी पीछे लग जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है। 2014 से पहले कांग्रेस ये करती थी और 2014 के बाद भाजपा ये कर रही है। मित्रों, अगर याद हो 2014 में यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो ईडी और सीबीआई को पालतू तोता बना बताती थी। आज क्या ये ईडी और सीबीआई पालतू तोता नहीं है? सोचने वाली बात है। अच्छा है, करप्शन के ऊपर लगाम कस रही, तो करप्शन क्या केवल विपक्ष में है? क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात का शपथ पत्र दे सकते हैं कि उनकी पार्टी में करप्ट लोग नहीं है? और खास करके उन स्थितियों में जो आज हुआ। कांग्रेस के एक अति वरिष्ठ नेता कमलनाथ की भाजपा ज्वाइन करने की कयास चल रही है। ये वही कमलनाथ जी आज से पूर्व जिन पर इस भारतीय जनता पार्टी ने अनगिनत आरोप लगाए, ठीक उसी तरह जिस तरह अजीत पवार पे आरोप थे, येदियुरप्पा पे आरोप थे, असम के मुख्यमंत्री पर आरोप थे, और ऐसे एक नहीं हजारों नेताओं की लिस्ट है। यही तो कांग्रेस करती थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? ये बहुत गंभीर और जानने वाला विषय है। पैसा किस किस को आया? जो डाटे, जो आंकड़े प्रकाशित किए गए, 66% भारतीय जनता पार्टी को मिला। विपक्ष को प्राप्त कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का 56% कांग्रेस को मिला। उसके बाद 12%, 18%, 9%। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ का था, किनका था, कैसे कमाया गया और उसके बाद इसका उपयोग क्या हुआ? सरकार ने बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया। क्यों? वो भी उस सरकार ने जो अपने को कंप्लीट पारदर्शी सरकार बताती है। मित्रों, अन्ना हजारे का आंदोलन याद करिए। इसी जन सूचना अधिकार अधिनियम से 2G कोल स्कैम का पर्दाफाश हुआ था, 2G घोटाला पर्दाफाश हुआ था, कोयला स्कैम का पर्दाफाश हुआ था। इसी जन सूचना अधिकार अधिनियम से कांग्रेस की कई चीजें खुल के सामने आई थी, जिसके बाद कांग्रेस की सत्ता बदली। इसी सूचना अधिकार अधिनियम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते इसके पर कतर दिए। अब एक नहीं अनगिनत ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। आप ये नहीं पूछ सकते, आप ये नहीं पूछ सकते, ये चीज परव्यू के बाहर है, ये चीज नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। कुल मिलाकर के एक पारदर्शी सरकार द्वारा एक आम पैसा, एक कॉमन पैसा, आम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है, वो पैसा देने वाले लोग ईमानदार थे, जनता के थे, या कारपोरेट या अदरवाइज सेक्टर के लोग थे। क्या ये पारदर्शिता नहीं आनी चाहिए? क्या मतदाता करदाता को जानने का अधिकार नहीं कि ये जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आ रहा है ये कहां जा रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है? अंतर क्या रहा?
यही सब चीजें तो कांग्रेस ने की थी। इसी तरीके से तो विपक्ष कांग्रेस खत्म करता था, दूसरी पार्टी के नेताओं पे दबाव बनाकर उनको तोड़ लेना, अपने में शामिल कर लेना। क्या मजाक है। चूंकि नीतीश को शामिल करना था, बिहार में आधार बनाना, तो कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न हो गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट संभालनी थी तो चौधरी चरण सिंह भारत रत्न हो गए। पानी पी पी करके बुराई करने के बाद मुलायम सिंह को पद्मश्री दे दी गई। उन मुलायम सिंह को, जिनको मुल्ला मुलायम सिंह का नाम यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया था। एक तरफ आप बुराई भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको पद्मश्री का सम्मान भी दे रहे हैं। ये नूरा कुश्ती क्या है? क्या ये जनता के साथ एक धोखा नहीं, छल नहीं, जनता को गुमराह करके अनुचित लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं? और इतना सब हो रहा था और हमारे चुनाव आयोग को कुछ नहीं दिख रहा था। एक मजाक देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनवरत चिल्लाती है कि कांग्रेस, सपा, ये पार्टियां, IMIM, ये पार्टियां धुर सनातन विरोधी हैं, इनके कार्य भी ऐसे ही हैं। तो क्या ये सेक्युलरिज्म है? लेकिन चुनाव आयोग को नहीं दिखता। क्यों? अगर चुनाव आयोग इनके इस प्रवृत्ति को देखेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एकल अधिकार और एकल कार्य जो है वो सनातन के लिए है। तो फिर सेक्युलरिज्म का मायना क्या रहा? 57 साल तक क्या कांग्रेस 42वें संशोधन के बाद कांग्रेस को नहीं लगा केवल सनातन का विरोध सेक्युलरिज्म है? या ये नहीं होना चाहिए? हकीकत ये मित्रों कि हिंदुस्तान के संविधान की जितना दुरुपयोग इन राजनीतिक पार्टियों ने किया, सरकारों ने किया, इतना